हेलो सब्सक्राइबर, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त रुचि त्रिपाठी। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं अध्याय 2 के पार्ट 5 में। बेंचमार्क कंसल्टेंट्स एशिया में कंटेक्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 2 की कंपनी थी। क्वालिटी ट्रेनिंग कार्यक्रम की जरूरत को देखते हुए रिया ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की थी। वह इसे केवल फायदे के लिए लॉन्च नहीं करना चाहती थी। उसके दिमाग में कई और भी चीजें थीं, जिसमें कुछ सरकारी प्रोजेक्ट और समाज कल्याण के लिए कुछ काम भी शामिल थे। रिया बेंचमार्क की छवि को क्वालिटी के साथ एक गुडविल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती थी। उसने अमेरिका में कंपनी के मालिकों के सामने इस प्रस्ताव को रखा था और वे उसके इस दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। उन्होंने इसके लिए एक व्यक्ति के नाम का सुझाव दिया था। इसी व्यक्ति को रिया की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया से आना था ताकि इस विभाग की स्थापना में मदद कर सके। भास्कर ने इस फैसले को रिया पर छोड़ दिया, लेकिन उस व्यक्ति से एक बार मिल लेने पर जोर भी दिया। अभिज्ञान सूर्यवंशी वही व्यक्ति था जिसकी भास्कर और साइमा ने इस काम के लिए रिया से सिफारिश की थी। पहली बातचीत में रिया ने उसे बुद्धिमान, सकारात्मक और रचनात्मक पाया। हालांकि वह बहुत ही बातूनी था। शायद अपनी प्रोफाइल के कारण उसकी ट्रेनिंग का दृष्टिकोण और ट्रेनिंग को लेकर रिया के विचार लगभग समान थे। उसके हिसाब से यह एक CSR यानी कॉरपोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जबकि रिया इसे समाज सेवा कहती थी। दोनों का एजेंडा एक ही था, वे समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। अभिज्ञान बेंचमार्क में शामिल हो गया। उसने मौजूदा कर्मचारियों के साथ अपनी एक टीम बनाई और जरूरत के हिसाब से कुछ और लोगों का चयन भी किया। भास्कर की सिफारिश के चलते रिया ने उसे अपने तरीके से काम करने की आज़ादी दी थी। हालांकि वह एक रिपोर्टिंग बॉस की हैसियत से उस पर बारीकी से नज़र रखे हुए थी। सिर्फ एक ही महीने में इस विभाग ने एक व्यवस्थित आकार ले लिया था। रिया इस तेज तरक्की से काफी खुश थी। रिया ने जब से यश से निडर होकर अलग होने की बात की थी, तब से वह बहुत सुकून में थी। हालांकि वह एक अलग तरीके की अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही थी। वह अपने इस व्यवहार से हैरान थी। उसने इतने सालों में इस लहजे और साहस के साथ पहले कभी यश को जवाब नहीं दिया था। वह इससे राहत महसूस कर रही थी, फिर भी तय नहीं कर पा रही थी कि वह चाहती क्या है। वह यश को चाहती है या एक सुखी वैवाहिक जीवन चाहती है, एक खुशहाल परिवार चाहती है या फिर कुछ भी नहीं चाहती। बस वह अपने बच्चों को लेकर आश्वस्त थी। चाहे जो भी हो, वह यश को अपने बच्चे नहीं ले जाने देगी। वह जिन भी विकल्पों के बारे में सोचती जा रही थी, उनका हासिल कुछ भी नहीं था। न शांति, न प्रेम, न ही खुशी। वह इस तरह के तमाम गुणाभाग और सोच विचार से बाहर आने के लिए बुरी तरह जूझ रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आप ठीक हैं? उसने देखा कि अभिज्ञान उसके काफी करीब खड़ा था। उसकी आंखों में एक कशिश थी। रिया असहज हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अंदर कैसे? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बोलते हुए उसका गला फंस गया। अभिज्ञान ने अपनी उंगली को रिया के होठों पर रखते हुए चुप होने का इशारा किया, फिर एक गिलास पानी उसकी ओर बढ़ा दिया। आप पहले पानी पी लीजिए, प्लीज। आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पीजिए। उसने हक से जोर देकर कहा और रिया एक बच्चे की तरह उसकी बात मान गई। रिया एक सांस में पूरा पानी पी गई। अभिज्ञान उसकी तरफ एक टक देखता रहा था, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने 2 बार दस्तक दी थी। आप खुद से बात कर रही थी, पूरी तरह से पसीने में लथपथ और खोई हुई। मुझे लगा आपको कुछ मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं अंदर आ गया। अब आप ठीक हैं? रिया ने अपना सर हिलाकर उसे आश्वस्त किया। हे भगवान, मैं खुद से बात कर रही थी। कहीं इसने कुछ सुना तो नहीं? हद करती हूँ मैं भी। अरे, आप तो फिर खो गई। क्या बात है? वैसे आपको पता है ये काम करने का सही तरीका नहीं है। बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको किसी किस्म के रिक्रिएशन को आजमाना चाहिए।
अभिज्ञान ने उसे समझाया। रिया अब भी सोच में थी। आपने काम से आखिरी बार ब्रेक कब लिया था? उसने फिर से सवाल किया। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? रिया ने जानबूझकर अभिज्ञान के सवाल को काट दिया ताकि वह आगे कुछ न पूछ सके। आपको कुछ हॉलिडे पैकेज बेचने आया हूँ ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, वह तपाक से बोला और हंसने लगा। रिया भी उसकी हाजिर जवाबी पर अपनी हंसी रोक नहीं सकी। यह उन दोनों की पहली अनौपचारिक बातचीत थी। अभिज्ञान सूर्यवंशी लगभग 40 की उम्र का एक जिंदा दिल और करिश्माई आदमी था। उसकी गहरी आंखों में अलग ही कशिश थी। जब वह पहली बार यहाँ आया तो बहुत औपचारिक सा था और ऑफिस के माहौल में असहज महसूस कर रहा था, मगर कुछ दिनों में वह लोगों से साथ घुल मिल गया। उसके भीतर का जोश और गर्मजोशी लौट आई थी। अभिज्ञान की छवि एक रमते जोगी जैसी थी, जिसने किसी भी रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया हो। उसका एक ही सिद्धांत था, इस खूबसूरत जिंदगी को किसी एक पर क्यों बर्बाद करना, वह भी तब जब आपके पास विकल्प हो और जिंदगी को खुलकर जीने का अवसर हो। वह अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित था। वह एक जीनियस था जो अपने नियम और शर्तों के मुताबिक काम करना पसंद करता था। शुरुआत में उसने रिया के अनुशासन भरे नेतृत्व में काम कर पाना मुश्किल लग रहा था। वह अक्सर उससे पूछता था कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। जवाब में रिया की नजरें पूछ उठती थी कि आपसे मतलब, वह क्यों उसकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रहा है। वह शायद ही कभी अभिज्ञान से ऑफिस की मीटिंग के अलावा कुछ और बात करती थी। दूसरी ओर अभिज्ञान हमेशा रिया की बात करने के लिए मौका ढूंढता रहता था। वह ऑफिस में चारों ओर घूमता रहता, मस्खरी करता, गिटार बजाता और कैफेटेरिया में बैठकर गाने गाता। उसने पूरे ऑफिस को एक कॉलेज जैसा बना दिया था। ज्यादातर लोगों को, जिसमें विशेषकर पुरुष शामिल थे, अभिज्ञान पसंद नहीं था। वे उसे घमंडी समझते थे, जो अपने आगे किसी की सुनता नहीं था। इसे यूं भी समझा जा सकता था कि ऑफिस की शुरुआत ज्यादातर महिलाएं उसे पसंद करती थीं। अभिज्ञान अक्सर रिया के पास आ जाता था और उससे बातें करता था, ज्यादातर काम को छोड़कर सब कुछ। यह एक तरफा बातचीत थी। वह अपनी सारी बातें कहा करता था। रिया उसे शांति से सुनती थी। वह फालतू बातें करना पसंद नहीं करती थी। इतने सालों में उसने ना कभी किसी से ऐसे बात की थी और ना ही किसी को अपने साथ कुछ बांटने का मौका दिया था। हालांकि अभिज्ञान ने धीरे धीरे उसके साथ सब कुछ शेयर करना शुरू कर दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अभिज्ञान ये सब बातें जानबूझकर करता है या उसकी मासूमियत है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसकी आवाज में जादू था। ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ। अपने विचारों पर लगाम लगाते हुए उसने सोचा कि उसे किसी के साथ दोस्ती करने की इजाजत नहीं है, खासकर एक आदमी से। रिया ने तय किया कि वह इस बारे में भास्कर सेनगुप्ता से बात करेगी। भास्कर बेंचमार्क के मालिक हैं और अमेरिका में रहते हैं। रिया उनके साउथ और ईस्ट एशिया वेंचर को हेड करती है। वह कभी काम की बातें क्यों नहीं करता, सिर्फ आपकी वजह से मैं इस आदमी को बर्दाश्त कर रही हूँ। उसने यहाँ के माहौल को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। अब मैं दूसरों से यह तो नहीं कह सकती कि वे भी ये सब झेलते रहें, क्योंकि उसे नियम तोड़ना पसंद है। भास्कर, मैं अब उससे ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, रिया ने फोन पर शिकायत करते हुए कहा। अभिज्ञान के सिलेक्शन से पहले ही भास्कर ने रिया को बता दिया था कि इस व्यक्ति को अपने तरीके से काम करने की छूट देनी होगी, क्योंकि वह काफ़ी क्रिएटिव और मौलिक सोच का धनी है। रिया को कम से कम 6 महीने के लिए उसे बर्दाश्त करना ही होगा। भास्कर ने रिया को यही बात याद दिलाई और उसे शांत कराते हुए कहा, वह बहुत ही क्रिएटिव आदमी है। रिया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल इंसान हो, लेकिन मुझ पर यकीन रखो, वह भी अपने काम में माहिर है। बस उसका काम करने का तरीका भारतीय परिवेश से मैच नहीं करता है। बात समझने की कोशिश करो रिया, हमें इस वर्टिकल को जल्द से जल्द स्थापित करना है। उसे भी समझने की कोशिश करो।
और उसके काम को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो। वैसे वह अपने काम में कैसा है? काम काम में तो अच्छा है, उसने धीरे से जवाब दिया। देखो, इसीलिए मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि फोकस करो उसके काम पर, प्लीज। ओके। उसने फोन को मेज पर रख दिया और रिसेप्शन पर जमा भीड़ में उसे ढूंढने लगी। वह कांच की दीवारों के पीछे खड़ी थी। उसने अभिज्ञान को रिसेप्शन की टेबल पर बैठे हुए देखा। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला ताकि सुनाई दे कि आखिर वो क्या कर रहा है। वह गा रहा था, लव विल कीप अस अलाइव। उसकी आवाज में जादू था। रिया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह हर एक शब्द को गहराई से महसूस करने लगी, जैसे कि यह गाना उसी के लिए लिखा गया हो। इतने सालों बाद वह खुद को गुनगुनाते हुए सुन सकती थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। आपको अपने केबिन से झांकने और खिड़की से सुनने की जरूरत क्यों है? ब्रेक फ्री स्वीटहार्ट। रिया को लगा जैसे वह रंगे हाथ पकड़ी गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया करे। अब जरूर उसको डांटना होगा। तभी उसके पास दूसरा मैसेज आया। जब आप ब्लश करती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। क्या मैं वाकई शर्मा रही हूँ? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे इस आदमी और उसके शरारती मैसेज पर लगाम लगानी होगी। पर करूं क्या? भास्कर के कहे अनुसार उसकी हर चीज को इग्नोर भी करना है और बस उसके काम पर ध्यान देना है। वह दोबारा खुद से बातें करने लगी थी। रिसेप्शन एरिया में जमा भीड़ को हटाने के लिए रिया ने कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग रखी। सभी के मोबाइल फोन पर एक साथ मैसेज पहुंचा। अगले 2 मिनट में कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए पहुंचे। जिन लोगों को मैसेज मिला वे फौरन अपनी डेस्क की तरफ भागे और अपने साथियों को भी वहां से बुला लिया। वे यह भी सुनिश्चित कर रहे थे कि उनकी टीम के लोग भी रिसेप्शन से जा चुके हों। बस अभिज्ञान ही था जो अब भी रिसेप्शन पर ही फ्रंट ऑफिस स्टाफ के साथ अकेला खड़ा था। तभी उसको भी एक रिमाइंडर मैसेज मिलता है। नम्रता और मीरा अपनी अपनी सीट की तरफ दौड़ी। जाने का तो मन नहीं है दोस्तों, पर जाना होगा। आज की कहानी को यहीं रोकते हैं और कल फिर मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों।